नेक्स्ट लेक्चर कॉम सर आपके लेके आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटीज पढ़ेंगे। डेंसिटी पढ़ेंगे, वेपर डेंसिटी पढ़ेंगे, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे। इन सारी डेंसिटियों को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है डेंसिटी। तो डेंसिटी तो मैं उम्मीद है कि आप में से सभी बच्चों को पता होगा, सभी बच्चे जानते होंगे कि डेंसिटी क्या है। हाँ, कुछ बच्चों को रिलेटिव डेंसिटी वगैरह में दिक्कत होगी, वेपर डेंसिटी वगैरह में दिक्कत होगी, ठीक है, बट ये आप जानते होंगे। डेंसिटी क्या है भाई? तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सबस्टेंस। यूनिट वॉल्यूम का, किसी भी सबस्टेंस के यूनिट वॉल्यूम का जो मास है, यूनिट वॉल्यूम मतलब वन वॉल्यूम, चाहे 1 मिलीलीटर, चाहे 1 लीटर, चाहे 1 मीटर क्यूब, वन यूनिट वॉल्यूम का जो भी मास होता है उसी को डेंसिटी कहते हैं। या यूँ कह लीजिए कि मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना भी ले लीजिए वॉल्यूम, मान लीजिए 10 लीटर ले लीजिए कोई चीज़ का वॉल्यूम, किसी गैस का ही ले लीजिए 10 लीटर और उसका मास ले लीजिए, तो जो मास आया उसको वॉल्यूम से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, उसका डेंसिटी निकल जाएगा वज़न लेने के बाद। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से आप निकाल सकते हैं क्या? डेंसिटी। और डेंसिटी इस तरह जो निकलेगी वो आपको मिल जाएगी। अब यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का आप यूनिट निकालेंगे कि यूनिट क्या है। तो मास का यूनिट आप केजी रखते हैं और डेंसिटी का यूनिट आप क्या रखते हैं? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का, सॉरी, तो मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब रखे तो केजी मीटर पर मीटर क्यूब आ गया। अगर मान लीजिए मास रखें ग्राम में और वॉल्यूम रखें सेंटीमीटर क्यूब में तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर -3 दीजिए या यहाँ पर भी लगा सकते थे। अगर माइनस नहीं दीजिएगा तो फिर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये डेंसिटी की यूनिट हुई। अब डेंसिटी की यूनिट मिल गई। सॉलिड और लिक्विडों की डेंसिटी जो है लगभग कांस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड ऑलमोस्ट, लगभग, नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड लिक्विड को ज़्यादा दबाना संभव नहीं है, ज़्यादा नहीं आप दबा सकते हैं जनरली, ठीक है। तो वैसे किसी किसी सॉलिड को भी दबाया जा सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ लिक्विड भी दब सकते हैं, बट जनरली सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना पॉसिबल उतना नहीं है। इसलिए सॉलिड और लिक्विडों की डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। बट जो गैसें हैं उनकी डेंसिटी क्या होती हैं? वेरिएबल रहती हैं। गैसों का डेंसिटी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि गैस को आप दबा सकते हो गैस को आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा के कम दूरी में ला सकते हो, ठीक। तो उसको कम दूरी में लाओगे तो वॉल्यूम उसका कम हो गया, मास वही रह गया। मान लीजिए इतना दूर में गैस थी और उसको दबाते 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 इतने दूर में ले आ दिए, तो इतना दबाओगे तो वॉल्यूम तो उसका क्या हो गया? कम ना हो गया। तो वॉल्यूम जब उसका कम हो गया, ठीक है, मास उतना ही रह गया जितना इतना में था। तो वॉल्यूम जैसे ही कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए गैसों का डेंसिटी जो होता है वेरिएबल होता है। गैस का डेंसिटी आप चाहें तो बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। गैस को एक्सपेंड कराइएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, कंप्रेस कीजिएगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब एक क्वेश्चन आरसीएम में क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि जो है मेजर्ड डेंसिटी एट एनटीपी पर जो डेंसिटी मेजर्ड की गई है गैसियस सैंपल का, वो डेंसिटी दे दिया 1.78 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सैंपल। तो डेंसिटी दे के 1 मोल गैसियस सैंपल का मास पूछ रहा है। तो डेंसिटी इजकल टू, ये तो आप मास बाई वॉल्यूम जानते ही हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ गेम खेलिए आप थोड़ा सा मिला के,
यहाँ मास को मोलर मास बना दीजिए, मास को क्या बना दीजिए, मोलर मास, और वॉल्यूम को बना दीजिए मोलर वॉल्यूम। और मोलर मास और मोलर वॉल्यूम मैं मोल में पीछे मोल जो बताया वहाँ बता चुका हूँ। तो मोलर मास आप मोलर मास एक मोल का मास है। मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास, वेट ऑफ 1 मोल। एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम आप जानते हैं, एक मोल के वॉल्यूम को 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ जो है आप डेंसिटी पुट कर लो, डेंसिटी कितना पुट करोगे, 1.78 मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ठीक, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 हो गया। अब मास ऑफ 1 मोल निकल गया, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास आपका निकल गया, कितना निकल गया, 1.78 इंटू 22.4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 39.9। इस तरह मोलर मास यानी 1 मोल का मास उस गैस का, जो भी गैस है जिसकी डेंसिटी 1.78 आई है, उसका मोलर मास, 1 मोल का मास 39.9 आ गया, ठीक है। ओके, देखिए अगला टॉपिक है हम लोग का, इसमें रिलेटिव डेंसिटी लिख लिए आप। रिलेटिव डेंसिटी जनरली डायमेंशन लेस है। एक्चुअली जो डेंसिटी अभी हम लोग देखें ना, उसी में किसी दो की डेंसिटी को कंपेयर करना है, ये कंपेयर करता है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब उसके तुलना में डेंसिटी क्या है। जैसे मेरी डेंसिटी है मान लीजिए 100, आपकी डेंसिटी है 50, तो आपसे अगर मेरी तुलना की जाए तो आपसे मेरी कितनी होगी, 2 गुनी होगी। मेरी डेंसिटी ऊपर रख दीजिए, अपनी डेंसिटी नीचे रख दीजिए, तो 100/50 दैट विल बी 2, ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी, बस और कुछ नहीं है। मेरी डेंसिटी और अपनी डेंसिटी को डिवाइड कर लीजिए, ये जो है रिलेटिव है, रेफरेंस बना लीजिए, ठीक है। जैसे जो है आपकी डेंसिटी को, किसी की भी डेंसिटी पता करना है, एक रेफरेंस बना लेंगे और रेफरेंस की डेंसिटी से सबकी डेंसिटी को डिवाइड करके रिलेटिव डेंसिटी निकाला जा सकता है। ये इसीलिए डायमेंशन लेस है कि क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, तो ऊपर डेंसिटी का यूनिट कट जाएगा, नीचे डेंसिटी का यूनिट कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर रखिएगा डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस, जिसका आपको मापना है। डेंसिटी ऑफ, मान लीजिए मेरा डेंसिटी कितना है, मेरी डेंसिटी है 100 और बाकी दुनिया में स्टैंडर्ड डेंसिटी हो गया, रेफरेंस हो गया, डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सबस्टेंस। मान लीजिए मेरे को रेफरेंस मान लीजिए, मेरे को क्या है, आप एज्यूम कर लीजिए रेफरेंस। कौन सा इज रेफरेंस, कौन सा इज योर रेफरेंस, ठीक है। और सारी दुनिया की डेंसिटी मेजर कर लीजिए, आप अपनी डेंसिटी ले आइए। तो आपकी डेंसिटी अगर 50 है तो 50/100 तो 0.5 आ जाएगा। मान लीजिए आपका दोस्त है, उसका डेंसिटी आपको पता चला कि 300 है, तो उसका 300 बाई मेरा 100 कितना आ गया, उसका रिलेटिव डेंसिटी 3। इसी तरह जिसका मेजर करवाना है, अपना दोस्त, यार, साथी, जो भी आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, उन सबको बुला के लाइए, हमसे मेजर करवाइए। कैसा डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, मेरे रिलेशन में उनकी डेंसिटी कितनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सबस्टेंस, ठीक है। इसलिए डायमेंशन लेस है क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मान लीजिए जिसका मेजर करना है वो ए है, आइए रेफरेंस है, तो ये यूनिट क्या हो गई, कट गई, या केजी में पुट कीजिएगा यूनिट तो ये भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसी तरह इसी आधार पे एक आरसीएम में क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। आरसीएम का क्वेश्चन नंबर क्या है, 18, रिलेटिव डेंसिटी पर है। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी एटम्स डू मरकरी वेपर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट, यहाँ तक तो ठीक है, ऑफ इट, ऑफ, इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी, देखिएगा, इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी रिलेटिव टू एयर,
एयर के रिलेटिव में। डेंसिटी ऑफ मरकरी ऊपर यहाँ रख दीजिए और एयर यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। एयर इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कितना 6.92, बस आपका निकल जाएगा। तो मरकरी का डेंसिटी RD, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg बाई डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक। और ये रिलेटिव डेंसिटी 6.92 बाई डेंसिटी ऑफ मरकरी, और भाई एयर की डेंसिटी, एयर कितना है, एवरेज मास ऑफ एयर कितना होता है 29 ग्राम पर मोल, तो यही हो गया इसका डेंसिटी 29, ठीक है। तो 29 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी आ गया कितना 6.92 इंटू 29, इट विल बी 200 और इट विल बी 200 हो गया। और 200 एटॉमिक वेट भी है मरकरी का, 200 एटॉमिक वेट भी है मरकरी का। तो मरकरी के एटम का नंबर कितना हो गया 1, क्योंकि उसके मास के बराबर आ गया, तो मरकरी के एटम का नंबर 1 हो गया। तो 1 एटम। इस तरह से रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन बनता है और बनाया जाता है जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ लिख लिए। देखिए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब हम लोग देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आपका, ये भी एक तरह का डेंसिटी ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली कई जगह क्वेश्चंस में स्पेसिफिक ग्रेविटी ही दिया रहता है डेंसिटी के जगह। तो आप जो है इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझोगे, द रेफरेंस सबस्टांस फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इज नॉर्मली वाटर। लिक्विड और सॉलिड का जब हम लोगों को क्या मेजर करना रहता है, लिक्विड एंड सॉलिड का डेंसिटी मेजर करना रहता है रिलेटिव डेंसिटी में। अभी अभी रिलेटिव डेंसिटी पढ़े ना स्पेसिफिक ग्रेविटी के पहले, तो रिलेटिव डेंसिटी में जब हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना रहता है तो रेफरेंस वाटर बनाते हैं, किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। सॉलिड का डेंसिटी मेजर करना हो, लिक्विड का डेंसिटी मेजर करना हो, तो आपका रेफरेंस क्या होगा, आपका रेफरेंस होगा क्या, आपका रेफरेंस बनेगा वाटर, आपका रेफरेंस वाटर बनेगा। जनरली वाटर बहुत जगह रेफरेंस रहता है, तो सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी निकालिए या लिक्विड का रेफरेंस वाटर को बना लीजिए, ठीक। उसके बाद लेकिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सबस्टांस इन क्वेश्चन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी ही है। रिलेटिव देखिए ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपका रिलेटिव डेंसिटी की तरह की चीज़ है। लेकिन इसमें खाली थोड़ा सा का अंतर है कि जब आप कंपेयर किससे कीजिएगा, वाटर से, 4 डिग्री C के वाटर से ही कंपेयर कीजिएगा और किसी से नहीं। रिलेटिव डेंसिटी अभी अभी आपको जो बताए उसमें कंपेयर किसी से था, रेफरेंस था, और कोई भी कंपेयर करने के लिए सामान ले लीजिए, कोई भी कंपेयर करने के लिए सामान ले लीजिए, किसी से कंपेयर कर दीजिए, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ टेंशन है, जब सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी को आप वाटर से ही रेफरेंस लेके, वाटर को ही रेफरेंस लेके, और आप क्या करोगे, निकालोगे रिलेटिव डेंसिटी, तो उसका नाम हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस के डेंसिटी को वाटर के 4 डिग्री C के डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कौन सा डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। जो मिलेगा रेशियो डेंसिटियों का, 2 डेंसिटियों का रेशियो मिलेगा, यहाँ डेंसिटी यहाँ डेंसिटी, तो दोनों डेंसिटी का जो रेशियो आपको मिलेगा वो जो कहलाएगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा।
और यहाँ डेंसिटी दे के यहाँ कुछ भी दीजिएगा नीचे डेंसिटी, तो वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। और नीचे वाटर का 4 डिग्री सी पर दीजिएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। तो ये इसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत सारे क्वेश्चन में ये रहता है, आप ध्यान रखना, आगे ज़रूरत पड़ेगा मैं इन आगे के टॉपिकों में स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज करूँगा। अब आप देखिए वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का भी बहुत जगह यूज है, बहुत जगह, ठीक है। तो आप देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेज फ्रीक्वेंटली इज रेफर्ड टू एयर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस का फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एयर, एयर से रेफर किया जाता है, ठीक है। लेकिन बट मे बी रेफर टू अदर गैसेज, ठीक है। अगर उस दूसरे गैस के द्वारा भी इसे रेफर किया जा सकता है, ठीक है। किसी का भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एयर से रेफर किया जाता है। जैसे पिछला एक क्वेश्चन था मरकरी का, जिसमें कि एयर से रेफर किया गया था। पिछला जो क्वेश्चन था मरकरी का, जो आरसीएम का क्वेश्चन नंबर 18 था, तो उसका रेफर क्या किया गया था, एयर। तो उसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर से रेफर किया जाता है। लेकिन अगर दूसरे गैस से भी, किसी खास गैस से भी, किसी यूनिक गैस से भी रेफर किया जा सकता है, अगर वो यूनिक गैस हाइड्रोजन है, अगर वो यूनिक गैस फिक्स है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, वेपर डेंसिटी। यानी अगर डेंसिटी को हाइड्रोजन से रेफर कीजिएगा, लेकिन शर्त है इसमें, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी सेम, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई गैस ले लीजिए, डेंसिटी ऑफ वेपर या गैस भी कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वेपर या कोई गैस, ठीक है। तो किसी गैस का या वेपर का डेंसिटी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, और उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन का जो है डेंसिटी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 300 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर कोई गैस का डेंसिटी यहाँ रख दीजिए, और उसी 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन के डेंसिटी रख दीजिए, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसे कहेंगे वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस, गैस का वेपर डेंसिटी होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। मॉलिक्यूलर वेट को 2 से अगर डिवाइड कर देते हो तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा किसका, गैस का। वो वेपर डेंसिटी किसका बनेगा, गैस का। तो अगर किसी गैस का वेपर डेंसिटी दिया है तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। ऐसा आरसीएम के क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, उसको बनाओगे। वेपर डेंसिटी 11.2 अगर दे दिया जाए तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। यानी मॉलिक्यूलर वेट का एक फार्मूला आप ये भी समझ सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आगे इस फार्मूला को न्यूमेरिकल में, किसी न्यूमेरिकल में मैं इस फार्मूला को यूज करूँगा, बनाऊँगा प्रॉब्लम तो वहाँ यूज करूँगा, इसलिए आप ध्यान रखोगे। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आपका निकल जाएगा। हाँ, तो इस तरह आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने में सक्षम हो जाओगे, निकाल पाओगे, निकाल लोगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अब आगे फिर देखते हैं हम लोग कुछ चीज़। अब देख लीजिए ये कॉन्सेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl है, ठीक है ना, तो NaCl में वैसे पार्टिकल 2 होती है, एक Na+ की, एक Cl- की, लेकिन इसमें फार्मूला यूनिट की बात की जाती है, पूरे फार्मूला यूनिट की।
पार्टिकल दो रहती है, सोडियम का अलग पार्टिकल, क्लोरीन का अलग पार्टिकल, Na+ अलग, Cl- अलग। तो इसलिए फार्मूला यूनिट का बात होता है आयनिक, सब आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा पार्टिकलें रहती हैं। CaCl2 है तो उसमें भी कैल्शियम का 2, कैल्शियम का 1, क्लोरीन का 2, तो इस सब में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहाँ चर्चा होती है फार्मूला यूनिट की। तो 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, 1 ग्राम फार्मूला, ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ाए थे ना, तो उसी तरह ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल की तरह ग्राम फार्मूला यूनिट, ग्राम फार्मूला यूनिट अगर कहा गया तो 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो उसी तरह 1 ग्राम फार्मूला यूनिट हो गया 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट। यानी कहने का मतलब कि 1 ग्राम फार्मूला यूनिट NaCl का कह दिया गया, तो 1 मोल NaCl का यूनिट हुआ, जिसमें 6.022 × 10⁻23 Na, यानी इसका मतलब Na फार्मूला यूनिट हुआ, यानी NaCl का नंबर हुआ इतना 6.022। 1 ग्राम फार्मूला यूनिट का मतलब 6.022 × 10⁻23 NaCl हुआ। लेकिन पार्टिकल का नंबर का जब बात होगा, पानी में डालने पर पार्टिकल इसमें 2 आ जाएंगी, तो पूरी पार्टिकलों का नंबर डबल हो जाएगा। यानी कि कहेगा कि कुल आयनों का नंबर बताइए, तो कुल आयनों का नंबर तो इसके क्या हो जाएगा, डबल, फार्मूला यूनिट का डबल। और इसमें पूछेगा कि कुल आयंस का नंबर बताइए, तो इसमें हो जाएगा ट्रिपल, 1 यहाँ और 2 यहाँ। तो इस तरह से यहाँ आयनिक कंपाउंडों में हम लोग चर्चा करते हैं किस चीज़ का, फार्मूला यूनिट का, ठीक। और ग्राम फार्मूला मास, अब उसी पूरे का इसका जैसे मास ले लीजिएगा तो 58.5 आ जाएगा, ठीक है, 58.5। तो NaCl का मास हो गया 58.5 ग्राम, तो 58.5 ग्राम को ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। यानी NaCl का 58.5 ग्राम क्या है, ग्राम फार्मूला मास है, GFM है, ग्राम फार्मूला मास है। यानी मास ऑफ Na फार्मूला यूनिट, एवोगाड्रो नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट का मास हुआ हो, ठीक, इन ग्राम। और इसका अनदर मतलब हो गया मोल ऑफ फार्मूला यूनिट, मोल्स निकालना है फार्मूला यूनिट का। NaCl पूरा फार्मूला के यूनिट का मोल्स निकालना है, पार्टिकल का नहीं, यूनिट का, यूनिट्स का। तो पूरे यूनिट का मास लिख दीजिएगा ग्राम में, और तब ग्राम फार्मूला मास से या मोलर मास से डिवाइड कीजिएगा, तब मोल निकलेगा, ठीक है। ये NaCl का जितना मास दिया रहे और 58.5 इसका ग्राम फार्मूला मास या मोलर मास हुआ या फार्मूला यूनिट का मास हुआ, तो उसके मास को रखिएगा, तब जाके मोल ऑफ फार्मूला यूनिट निकलेगा। मोल ऑफ आयंस नहीं, मोल ऑफ आयंस जो है अलग हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। मोल ऑफ आयंस जब करेगा तो उस तरह से हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स में। इसके बाद कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी कंटेनर में गैसों का मिक्सचर लेते हैं, किसी कंटेनर में हम लोग गैसों का मिक्सचर लेते हैं। जैसे एक कंटेनर ले लिया, इसमें जो है 2, 3, 4 गैस का मिक्सचर ले लिया। मान लीजिए एक गैस है M1, उसका मॉलिक्यूलर मास है, उसका N1 मोल लिया। दूसरी गैस M2 है, मॉलिक्यूलर मास उसका N2 मोल लिया। तीसरी जो गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास M3 है, उसका जो है हम लोगों ने मोल्स ले लिया N3। ऐसे कितनी भी गैस ले सकते हो, हाँ, कितनी भी गैस ले सकते हो, ले लिया। तो अब इस कंटेनर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। कंटेनर में प्रेजेंट गैसों का, बहुत सारी गैस प्रेजेंट हैं, तो कंटेनर में जितनी सारी गैस प्रेजेंट हैं उन सभी गैसों का एवरेज मास यानी एवरेज मोलर मास क्या होगा। तो इसका एवरेज मास निकालना होगा M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3, और भी गैस है तो उसका भी, डिवाइडेड बाई सबका मोल
से निकल जाएगा एवरेज मोलेकुलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैसेज, एवरेज, ठीक है, एवरेज मोलेकुलर मास ऑफ, ठीक, मिक्सचर ऑफ गैसेस निकल जाएगा। जैसे अगर आपको निकालना ही है तो मान लीजिए हाइड्रोजन है आपका 2 मोल, ठीक है, ऑक्सीजन है 5 मोल, ठीक, और कुछ दे दें, बस 2 ही गैस का निकालिए ना। मान लीजिए 2 गैस है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 मोल है और ऑक्सीजन 5 मोल है, एक कंटेनर में बंद है, दोनों बंद है। पूछा कि उस कंटेनर में जो है ना गैस जो बंद है उस गैस का एवरेज मोलेकुलर मास कितना होगा। तो एवरेज मोलेकुलर मास एवरेज निकालने के लिए हाइड्रोजन का मोलेकुलर वेट कितना होता है बाबू, 2 इंटू 2 मोल, 2 इंटू 2। ऑक्सीजन का मोलेकुलर वेट कितना होता है 32 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना इसका है 5, तो 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल आप कर दीजिए, टोटल मोल्स कितना है 2 + 5, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 30, ये हो गया 4 और ये 32 5 जा 160, ठीक, डिवाइडेड बाई 7, तो 164 डिवाइडेड बाई 7, और यही हो गया इसका एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलेकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का एवरेज मोलेकुलर वेट निकल गया। इस तरह हम लोग एवरेज मोलेकुलर वेट किसी मिक्सचर ऑफ गैसों का निकाल सकते हैं। कभी कभी तो गैसों का जो रिएक्शन होता है उसमें भी गेम ये देखने को मिलता है, जैसे SO2 हाफ O2 गैस करती हैं रिएक्शन तो बनाती है SO3, इसमें तीनों गैस इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट रहती हैं, SO2 का कुछ मोल, इसका कुछ मोल, इसका कुछ मोल, तो सबका मोल से उसका एवरेज निकलता है और उस मास को एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलेकुलर वेट कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को आगे कई चैप्टर हैं, जैसे इक्विलिब्रियम है आगे, तो उस सब चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखें, कॉम सर के साथ मिलकर रहते, पढ़ते चलें, देखते चलें, समझते चलें। ओके, बाय, सी यू एंड सी यू।